प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर पुनर्दत्त मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज थानागंज। आज हम लोग जूलॉजी विषय के, प्राणी शास्त्र विषय के पेपर 3 के इंट्रोडक्टरी चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि परिवर्तन जैविकी है क्या, इसको भ्रूणिकी क्यों कहते थे पहले, और उसके बाद में भ्रूणिकी से इसका नाम डेवलपमेंटल बायोलॉजी किस तरह से रखा गया। तो एम्ब्रियोलॉजी जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एम्ब्रियो व लोगस। एम्ब्रियोज का मीन होता है भ्रूण और लोगस मीन्स होता है स्टडी, अध्ययन। तो एम्ब्रियोलॉजी किसे कहेंगे सामान्य भाषा में? भ्रूणों के अध्ययन को ही भ्रूणिकी कहते हैं। 2 शब्द और हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहले भ्रूण और फीटस, दोनों में क्या डिफरेंस। भ्रूणीय अवस्थाओं में हम लोग जानते हैं कि जब भ्रूण में वयस्क में उपस्थित समस्त अंगों के अवशेष उत्पन्न हो जाते हैं तो इसे भ्रूण या एम्ब्रियो न कहकर फीटस कहते हैं। ह्यूमन बींग्स की यदि बात करें तो 8 वीक्स का जो फीटस होता है उसमें सभी अंग अवशेष दिखाई देने लगते हैं, तत्पश्चात इसे हम लोग फीटस कहते हैं। इस प्रकार भ्रूण तथा भ्रूण के विकास की अवस्थाओं के अध्ययन को ही भ्रूणिकी या एम्ब्रियोलॉजी कहा गया है। सभी जीवों में परिवर्तन, जन्म अथवा अंडजोत्पत्ति, हैचिंग, अंडे से चूजे का बाहर निकलना, अंडजोत्पत्ति के पश्चात भी होता रहता है, जो प्राणी की मृत्यु तक चलता रहता है। जन्म अथवा अंडजोत्पत्ति से पूर्व की समस्त अवस्थाओं को भ्रूणीय अवस्थाएं कहते हैं तथा इसके बाद की अवस्थाओं को पश्य भ्रूणिकी अवस्थाएं कहते हैं, पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस कहा जाता है। भ्रूणिकी तथा पश्य भ्रूणिकी अवस्थाओं के विस्तृत अध्ययन को ही परिवर्धन जैविकी कहा गया है। परिवर्धन जैविकी एक ऐसा विषय है जो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। तो परिवर्धन जैविकी जो है वो विज्ञान की या जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से जुड़ा हुआ एक विषय है। भ्रूणिकी के बाद में इसको परिवर्धन जैविकी इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी कहाँ तक सीमित थी? केवल भ्रूणों के अध्ययन तक ही सीमित थी, इसलिए इसको परिवर्धन जैविकी नाम दिया गया। अर्थात परिवर्धन जैविकी का क्षेत्र भ्रूणिकी की तुलना में अधिक विस्तृत है और भ्रूणिकी को परिवर्धन जैविकी का ही एक भाग कहा जा सकता है। तो ये हमने एक इंट्रोडक्टरी इसका देखा कि एम्ब्रियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी दोनों में क्या डिफरेंस है। दूसरी चीज़ फिर इसके बाद में देखेंगे जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, परिवर्धन कितने प्रकार के होते हैं। परिवर्धन मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन व जातिवर्तीय परिवर्तन। 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहले व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन हम किसे कहें? निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया के पश्चात गैमेट का फ्यूजन होता है, निषेचन के दौरान ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो युग्मनज जब बन जाता है, जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट से बहुकोशिकीय
जीव विशेष का परिवर्तन हो जाता है। अनेक अवस्थाएं आगे देखने को मिलती हैं आपको, मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला, न्यूरूला, और इस तरह से एक बहुकोशिकीय जीव की परिवर्तन हो जाता है। तो युग्मन से बहुकोशिकीय जीव विशेष के परिवर्तन को ही व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन का नाम देते हैं। अर्थात प्राणी ऐसा परिवर्तन, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें परिवर्तन के दौरान लार्वा अवस्था पाई जाती है, इसको एप्रोक्स व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेंढक में लार्वा अवस्था की पाई जाती है। मनुष्य में लार्वा नहीं होता है, अतः इसमें परोक्ष प्रकार के व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन पाया जाता है। दूसरा जो आप देख रहे हैं परिवर्तन, वो है जातिवर्तीय परिवर्तन। जातिवर्तीय परिवर्तन, इसमें प्राणी उद्विकास द्वारा किस प्रकार विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ है, इसका हम लोग इस जातिवर्तीय परिवर्तन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसे उद्विकासीय परिवर्तन भी कह सकते हैं, कार्बनिक उद्विकास भी कह सकते हैं, जिसमें डार्विन लैमार्क को हम लोग पढ़ते हैं। वातावरणीय कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवर्तन में, कि समय समय पर वातावरणीय कारकों से अनुक्रिया फलस्वरूप जीवों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन उत्पन्न हो जाते हैं, और ये उत्पन्न अनुकूलन ही जीवों में विभिन्नताएं व नई जातियों का विकास करते रहते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन ही जातिवर्तीय परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन से एक प्राणी विशेष प्रभावित होता है, जबकि जातिवर्तीय परिवर्तन से संपूर्ण जीव समूह प्रभावित होता है। यह जाति के ऐतिहासिक व विकासीय परिवर्तन को भी दर्शाता है। तो ये दो प्रकार के परिवर्तन हमने इसमें देखे, ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट व फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट, व्यक्तिवर्तीय परिवर्तन व जातिवर्तीय परिवर्तन। अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणिकी का इतिहास के बारे में हम लोग बात करते हैं। भ्रूणिकी के इतिहास के बारे में बात करें तो भारतवर्ष में हमारे कई ऐसे पुरातन ग्रंथ मिलते हैं जिनके अंदर जीवों की उत्पत्ति के बारे में दिया हुआ है। अनेक ऐसे शास्त्र हैं, भारतीय शास्त्र, मुख्यतः सुश्रुत संहिता में मानव शिशु परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। वो पुरातन समय से ही भारतीय मान्यता है कि शरीर पंचतत्वों से मिलकर बना होता है, जो शरीर में एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। पंचतत्व कौन से हो गए? मृदा, अग्नि, जल, वायु व आकाश। और सारे ये जो कारक हैं पंचतत्व में, ये जीव के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु एक बहुत ही परिवर्तन जैविकी के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे। प्रारंभिक स्टेज में इन्होंने अपनी पुस्तक डी जनरेशन एनिमेलियम में मुर्गी सहित अनेक जीवों के परिवर्तन का विस्तृत शोध प्रकाशित किया, और अरस्तु के भ्रूणिकी में इस योगदान के सम्मान में ही इन्हें भ्रूणिकी का पिता, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने समुद्री जंतुओं के प्रजनन का सूक्ष्म अध्ययन किया। इसके साथ ही ऑक्टोपस व कटल फिश के अंडे से वयस्क तक के परिवर्तन का भी विस्तृत अध्ययन किया। इसके बाद अनेक वैज्ञानिक हुए और इन्होंने चीज़ महत्वपूर्ण और बताई, क्योंकि इन्होंने प्रजनन विज्ञान पर भी काफ़ी काम किया, कि भ्रूण का विच्छेदन करके इन्होंने देखा कि और पाया कि मैथुन के दौरान नर के ताप द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है, और ग्रीष्म काल में नर उत्पत्ति की संभावनाएं अधिक होती है। यह अरस्तु का मानना था। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी में आनुवांशिकी के जनक जिसको हम कहते हैं, मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई तथा
वातावरणीय कारकों को निम्न निर्धारण माना जाता रहा। अगले वैज्ञानिक ऑगस्ट वीजमैन 1875 में इन्होंने माना कि बटरफ्लाई जो तितलियां होती हैं इनके विभिन्न ऋतु में भिन्न भिन्न प्रकार की उत्पन्न होती है, अर्थात बटरफ्लाई विभिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की उत्पन्न होती हैं, इनका रंग भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, अर्थात परिवर्तन पर वातावरणीय कारकों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ये बताया अगस्त वीजमैन। इसके बाद में वैज्ञानिक हुए विल्सन ने भी अनेक महत्वपूर्ण बातें परिवर्तन जैविकी के बारे में बताई। जैसे इन्होंने एक पुस्तक लिखी सेल इन डेवलपमेंट एंड इनहेरिटेंस। इन्होंने बताया कि प्राणी परिवर्तन में केंद्रक महत्वपूर्ण कारक होता है। परिवर्तन हेतु क्रोमेटिन आवश्यक होते हैं जो धागे के रूप में केंद्रक में पाए जाते हैं, जिनसे आगे चल के गुणसूत्र जीन्स बनते हैं। इसके पश्चात अरस्तु व अनेक भ्रूणिकी विज्ञों ने अनेक शोध के पश्चात दो सिद्धांत प्रस्तुत किए एम्ब्रियोलॉजी के लिए, जिनको हम लोग भ्रूणिकी के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। पहला सिद्धांत है प्री फॉर्मेशन थ्योरी, पूर्व रचना सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत है एपिजेनेसिस या पश्य जनन अथवा अनुजनन सिद्धांत। एक एक करके हम चलते हैं। पूर्व रचनावाद। पूर्व रचना सिद्धांत में हम देखेंगे कि शुक्राणु अंडाणु की खोज के पश्चात यह सिद्धांत दिया गया। इसके अनुसार युग्मक में प्राणी पूर्व निर्मित तथा सूक्ष्म रूप में पाया जाता है। निषेचन के पश्चात यह सूक्ष्म जीव पोषण प्राप्त कर पूर्ण परिवर्तन दर्शाता है। इसके साथ ही इस सूक्ष्म जीव में विकसित प्राणी की सभी संरचनाएं या अंगतंत्र पूर्व निर्मित होती हैं, अतः इसे पूर्व रचनावाद का नाम दिया गया। इसका प्रतिपादन स्वेमर्डर ने किया। इन्होंने भी अनेक एक्सपेरिमेंट मेंढक पर किए और उसी समय 16वीं शताब्दी में मेलपिगी व बोनेट नामक वैज्ञानिकों ने इनका पूर्ण समर्थन किया। इनके पश्चात फ्रांसीसी दार्शनिक निकोलस डी मालेब्रांस 1674 में इन्होंने भी एक संकोचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार प्रत्येक युग्मक में आगामी पीढ़ी का सूक्ष्म रूप स्थित होता है तथा इस सूक्ष्म जीव में इससे भी अगली पीढ़ी का सूक्ष्म जीव पूर्व निर्मित होता है। तो ये संकोचन सिद्धांत निकोलस डी मालेब्रांस ने दिया कि अगली पीढ़ी का भ्रूण पहली पीढ़ी में होगा और उससे अगली पीढ़ी का भ्रूण दूसरी पीढ़ी के भ्रूण में पूर्व में ही निर्मित हो जाता है। दूसरा सिद्धांत था अनुजनन सिद्धांत या पश्य जनन सिद्धांत। इसके अनुसार जितने भी नए प्राणियों का उद्भव होता है वो शुक्राणु व अंडाणु के पूर्ण संलयन से होता है, अर्थात निषेचन की क्रिया होती है, युग्मनज का फॉर्मेशन होता है, इसके बाद में जीव की उत्पत्ति होती है। तो इनका मानना था कि नवजात में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं और इस सिद्धांत को अनुजनन नाम विलियम हारेमे ने दिया। इनकी एक पुस्तक ऑन जनरेशन ऑफ एनिमल्स में ही इन्होंने अनुजनन के बारे में व्याख्या की। इसके बाद में वैज्ञानिक आए इसी अनुजनन सिद्धांत के बारे में गैब्रिएलो फैलोपियो ने इस काल में अंडाशय व गर्भाशय के मध्य अंडवाहिनी की खोज की, अतः मानव में इसे फैलोपियन नलिका का नाम दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें परिवर्तन जैविकी के परिचय के बारे में हमने देखी। शेष इस चैप्टर की रही कुछ मुख्य बिंदु हम लोग अगले व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।